हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम विचार करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इस क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो बूर्बो राजवंश का शासक था। बूर्बो राजवंश का शासन था और लुई 16वां उस समय शासक था, जो 1774 में 20 वर्ष की आयु में फ्रांस का शासक बना। इसकी पत्नी का नाम अर्थात जो रानी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी आंतोनेत। इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि इसने राजकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिसके कारण और स्थितियां बिगड़ती चली गईं। जो ये शासक थे ये निरंकुश थे। जो भी बूर्बो राजवंश के शासक हुआ करते थे वो निहायत ही निरंकुश, तानाशाह, अत्याचारी और कहीं न कहीं वो आम जनता से उनका कोई विशेष वास्ता नहीं होता था और अपने चापलूस सिपाह सलाहकारों से घिरे रहते थे। यहाँ स्थिति ये भी हो गई थी कि राजकोष खाली, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, प्रसा के साथ, इन सब देशों के साथ लगातार युद्ध करने से राजकोष खाली हो गया था। इसके साथ जो इनके राज दरबार की शान और शौकत थी, फिजूल खर्ची थी, दोषपूर्ण कर्णप्रणाली थी, इसके कारण भी जो राज्य की वित्तीय स्थिति थी वो डमाडोल हो गई थी। साथ ही विशेषाधिकारों की व्यवस्था, उस समय पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दो वर्गों के लिए राजा ने विशेषाधिकार उनको प्रदान कर रखे थे, जिसके तहत उनके ऊपर राज्य के कोई कानून लागू नहीं होते थे और राज्य के कानून के ऊपर हुआ करते थे। साथ ही उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था और सारे संपत्ति के मालिक वास्तविक रूप से ही थे। 90% फ्रांसीसी संपत्ति के मालिक यही दो वर्ग थे और इनको टैक्स नहीं देना था। तो कहीं कहीं ये दोषपूर्ण कर्णप्रणाली थी। जो टैक्स दे सकते थे उनके ऊपर टैक्स लगाया नहीं जाता था, वो टैक्स से बाहर थे। उल्टे वो आम जनता से तरह तरह के टैक्स लिया करते थे। जो पादरी वर्ग था वो टाइथ नामक धार्मिक कर वसूलता था और जो कुलीन वर्ग था टाइल नामक वो संपत्ति कर या इस प्रकार से वो कर वसूलता था। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना कही जाएगी। जो कर दे सकते हैं वो कर के दायरे में थे नहीं, उनको करों से छूट दी गई थी, और जो कर नहीं दे सकते थे उन्हीं से ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था। तो ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जो ये फैक्ट के रूप में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फैक्ट है। इन्हीं फैक्टों के आधार पर ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। साथ ही उस समय का जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, समाज था, वो 3 वर्गों में समाज विभक्त था। प्रथम वर्ग या इसको फर्स्ट स्टेट कहते हैं, इसमें पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट इसको कुलीन वर्ग कहते थे, इसमें संपन्न सामंत लोग इस वर्ग में आते थे। और तृतीय स्टेट में व्यापारी, किसान, मजदूर, शिक्षित वर्ग, कर्मचारी और आम जनसाधारण लोग इसी तृतीय स्टेट के हिस्से थे, जिनके ऊपर ढेर सारे कर, ढेर सारे अत्याचार इन्हीं के ऊपर लाद दिए गए थे इन बूर्बो राजवंश के शासकों द्वारा, जिसमें लुई 16वां मेन है, लुई 16वां मुख्य था। इसके साथ ही साथ जो एक क्रांति हुई, क्रांति की एक स्थितियां पैदा हुई कि वहाँ पर फ्रांस में राजतंत्रात्मक सिस्टम था, फिर भी वहाँ पर राजा को कर लगाने के लिए स्टेट जनरल्स का अधिवेशन बुलाना पड़ता था और स्टेट जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल्स मीन्स कि फ्रांस की प्रतिनिधि सभा थी। ये राजा को कर संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश देने वाली संस्था थी। इस स्टेट जनरल्स में
3 वर्ग ये शामिल थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को या इसके 300 मेंबर हुआ करते थे, अर्थात प्रथम वर्ग में 300 मेंबर, और द्वितीय स्टेट के 300 मेंबर, 300 प्रतिनिधि, और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि होते थे। जिस समय लुई 16वां ने स्टेट जनरल्स का अधिवेशन बुलाया, वो 5 मई 1789 को वो राज्य में कर वृद्धि हेतु स्टेट जनरल्स का अधिवेशन आमंत्रित करता है। इसके साथ तीनों वर्ग के सदस्य 300 और 600 ये सभी लोग आते हैं। आम जनमानस को इसके अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। ये बरसाई में उसके राजमहल में यह सम्मेलन बुलाया गया था, और आम जनमानस को जब एंट्री नहीं दी गई तो उनसे संबंधित उन जो सूचनाएं थी, यही जो 600 लोग थे, ये 40,000 पत्रों के साथ आम जनमानस के समस्याओं को लेकर आए थे। इनकी बात कोई सुनी नहीं जा रही थी। जो एक वोटिंग की जो परंपरा हुआ करती थी उस समय, उसमें प्रथम वर्ग जो 300 मेंबर थे, द्वितीय वर्ग जो 300 मेंबर थे, अर्थात एक वर्ग एक वोट, यही उस समय की व्यवस्था थी। अर्थात 3 वोट देना था, एक फर्स्ट स्टेट वोट देगा, एक सेकंड, एक थर्ड, इस प्रकार से एक वर्ग एक वोट की व्यवस्था थी। राजा इसी को लागू करना चाह रहा था। आम जनता का यह कहना था कि यह नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, और आम जनता इसी को लागू करवाना चाह रही थी। पर राजा इसको मान नहीं रहा था, राजा इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। आम जनता ने इसका विरोध किया, और राजमहल से निकलकर वो वहीं पेरिस में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर सभी लोग एक सम्मेलन बुलाते हैं, और पूरे फ्रांस में एक क्रांति का बिगुल बज जाता है। उस समय महंगाई भी बढ़ जाती हैं और कई दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में राजा के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ जाता है, और इसी आंदोलन के क्रम में जो राजा कैदियों को या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, उनको जिस जगह रखता था उसका नाम था वास्टील किला या वास्टील जेल। आम जनता ने इस वास्टील जेल को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने का जो समय था, दिनांक था, वो 14 जुलाई 1789 को था, और ध्वस्त करके वहाँ से जो कैदी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको आज़ाद करा लिया। और इस तिथि को 14 जुलाई को, चूँकि यह आज़ादी का दिन था, इसलिए फ्रांस में इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यही फ्रांस की क्रांति कहलाती है। इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व मिराबो और अबेसिये। मिराबो ये कुलीन वर्ग का था, फिर भी ये इतना प्रभावित था कि इसने फ्रांसीसी क्रांति में नेतृत्व किया। और अबेसिये पादरी वर्ग था, इसने भी फ्रांसीसी क्रांति में पादरियों के खिलाफ, इसने कुलीन वर्ग के खिलाफ, इसने पादरी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया और विजयी हुआ, और राजा को इस क्रांति को अनुमति देनी पड़ी, अर्थात राजतंत्र राजतंत्र को समाप्त करके सीमित राजतंत्र की व्यवस्था की गई। अर्थात आम जनता की बात को राजा को मानना पड़ा, आम जनता विजयी हुई, राजा पराजित हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख तथ्यों को पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों पर भी विचार कर लें। कौन कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई, उन कारणों पर भी हम यहाँ विचार करना चाहते हैं। तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण, राजनीतिक एवं आर्थिक कारण और वैचारिक कारण, ये 5 कारण सबसे महत्वपूर्ण थे जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। सामाजिक और धार्मिक कारणों में राजा ने कैथोलिक धर्म को प्रश्रय प्रदान किया था। चूँकि राजा, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ये सभी कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, इसलिए राजा ने इनको
ज़्यादा प्रश्रय दे रखा था, बल्कि आम जनमानस वो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, इसलिए राजा प्रोटेस्टेंट धर्म को वो कहीं न कहीं उस पर प्रतिबंध लगाता था और उसको वो हतोत्साहित करता था कि लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी हो जाएं। साथ ही इन पादरियों द्वारा जो टाइथ नामक कर वसूला जाता था, इसका भी आम जनमानस में तीव्र असंतोष, तीव्र विरोध व्याप्त था। पादरियों से ईर्ष्या हो गई थी। पादरियों का एक ताना बाना था, उनकी अपनी व्यवस्था थी। वे किसी भूमि के 10वें हिस्से 5वें हिस्से पर वो एक्स्ट्रा कर वसूलते थे, जो आम जनमानस को वो कतई बर्दाश्त नहीं था। तो इसका भी एक विशेष कारण बना इस क्रांति में। साथ ही थर्ड स्टेट की उपेक्षा थी। जो सामान्य जनमानस थे, शिक्षित वर्ग थे, कुलीन, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, इन सभी की अवहेलना की जाती थी। किसान, मजदूर, इनके साथ अन्याय किया जाता था। इनको कोई राजनीतिक सुविधा प्राप्त नहीं थी। इनसे केवल टैक्स वसूला जाता था। इसलिए ये भी तीव्र इनके अंदर राजतंत्र के खिलाफ, राजा के खिलाफ तीव्र असंतोष व्याप्त था। इसी बीच शिक्षित मध्यम वर्ग में राष्ट्रीय चेतना के विकास, शिक्षा का विकास हो रहा था। शिक्षा के विकास ने जो मध्यम वर्ग था उनके अंदर चेतना का विकास हुआ। नवीन चेतना के विकास ने राष्ट्रवाद को और राजा के खिलाफ एक ताना बाना बुनने का काम किया और मध्यम वर्ग ने नेतृत्व किया राजा के खिलाफ क्रांति का। साथ ही पादरी और कुलीन वर्ग से तीव्र असंतोष, जो संपन्न वर्ग ये पादरी और कुलीन वर्ग थे, इनसे दोनों से आम जनता तीव्र इनसे नफरत करती थी, विरोध करती थी, असंतुष्ट थी और इनसे ईर्ष्या करती थी। चूँकि ये राजा के द्वारा प्रदान किए गए सारे अधिकारों को ये उसका उपभोग करते थे, आम जनता केवल इनसे परेशान थी। तो राजा के साथ साथ इनसे भी आम जनता छुटकारा पाना चाहती थी। तो ये ढेर सारे कारण सामाजिक और धार्मिक कारण थे। इसके साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक कारणों में निरंकुश एवं दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, राजा की जो शासन व्यवस्था थी वो निहायत ही दोषपूर्ण थी। राजा निरंकुश था, तानाशाह था, अत्याचारी था। अपनी पत्नी के द्वारा जो भी उसके द्वारा कोई अनावश्यक सलाह दिया जाता था, राजा उसको भी मान लेता था। राजा जो योग्य अधिकारी थे उनकी उपेक्षा करता था। विशेषाधिकारों का तीव्र विरोध, जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे, उसका समाज में तीव्र विरोध था कि इनको, चूँकि इस विशेषाधिकार में इनको कर नहीं देना पड़ता था, इनको करों से छूट दी गई थी, ये कानून से ये ऊपर थे, इसलिए विशेषाधिकारों को समाप्त करवाना चाहती थी आम जनता। तो इसका भी एक विरोध था। दोषपूर्ण कर प्रणाली, ये जो कर प्रणाली थी वो केवल आम जनमानस से वसूला जाता था। जो देने योग्य वर्ग पादरी और कुलीन वर्ग था उनसे कर लिया ही नहीं जाता था। तो एक दोषपूर्ण कर प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। पादरी और कुलीन वर्ग का भ्रष्टाचार, पादरी और कुलीन वर्ग इतना ज़्यादा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे कि राजकोष की जो हालत थी वो खस्ता हाल थी, रिक्त हो गया था। तो राजकोष की रिक्तता और इन पादरी और कुलीन वर्ग के भ्रष्टाचार का भी इस क्रांति में प्रमुख कारण रहा है। साथ ही जो उस समय के चिंतक थे, उनके विचार थे, अर्थात वैचारिक कारणों में जो ये किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक कारण होते हैं, ये अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से समाज में एक अवेयरनेस लाने का इन्होंने प्रयास किया। तो इनके अवेयरनेस से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के दोष से लोग अवगत हुए और क्या कैसे करना चाहिए इसको भी लोग जाने। इन चिंतकों की पुस्तकों से, इनके सिद्धांतों से, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई, जिसमें जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी, ट्रूटीज ऑफ गवर्नमेंट, राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। इस पुस्तक में
जॉन लॉक ने राजा के जो ईश्वरीय और निरंकुश अधिकार थे उसका खंडन किया। साथ ही मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियां जो राजा के अंदर निहित हुआ करती थी, जिससे राजा निरंकुश हो जाता था, तो उसी में मॉन्टेस्क्यू ने इन शक्तियों को बांट दिया, पृथक कर दिया और ये कहा कि ये तीनों शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग व्यक्तियों में निहित होनी चाहिए, जिससे निरंकुशता और राजा की अत्याचारी वाली व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। साथ ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रूसों ने, अर्थात सामाजिक समझौता नामक किताब से रूसों ने समाज में सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, अर्थात राजतंत्र सामान्य इच्छा से चलना चाहिए, लोगों की इच्छा से चलना चाहिए, लोगों की इच्छा को सम्मान दिया जाना चाहिए। इन सारे कारणों से फ्रांस की 14 जुलाई 1789 की क्रांति होती है। ये कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस क्रांति में। आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभावों का भी हम आकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रांस पर देखते हैं कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो निरंकुश शासन था यह समाप्त हो गया। इस क्रांति से निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो गई। नवीन संविधान का निर्माण हुआ। विशेषाधिकारों का अंत 4 अगस्त 1789 को विशेषाधिकारों को भी संसद ने, अर्थात नेशनल असेंबली ने समाप्त कर दिया। लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया जाने लगा। अब फ्रांस में जो जनप्रिय लोक कल्याणकारी कार्य, चाहे वह सड़क निर्माण हो, चिकित्सीय व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, नहरों का निर्माण हो, इन सारे कार्यों को अब बढ़ावा दिया जाने लगा। जैसा होना चाहिए उस प्रकार से अब फ्रांस में एक गणतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था स्थापित कर दी गई। आइए देखते हैं इसका विश्व में क्या क्या प्रभाव पड़ा। अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति हो गई। तमाम ऐसे देश थे जहां पर राजतंत्र स्थापित थे। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा और उसका ये लाभ मिला कि अनेक जगहों से राजतंत्रों की समाप्ति होने लगी। लोकतांत्रिक शासन हेतु आंदोलन प्रारंभ हो गए, अर्थात जनतांत्रिक लोक कल्याणकारी शासन के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि जिससे उन निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त किया जा सके। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पैदा हुई, अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मावलंबी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे, राज्य का अपना स्पेशल कोई धर्म नहीं होगा। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग होने लगा, अर्थात सभी को, स्त्री पुरुष सभी को मत देने का अधिकार इस व्यवस्था से शुरुआत हो गई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना, अर्थात पूरे विश्व में जो फ्रांस का मूल ध्येय था, जो फ्रांस की मूल उक्त थी, नारा था, वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना, यह पूरे विश्व में कायम हो गई। साथ ही आज देखते हैं जो नेशनल असेंबली अर्थात राष्ट्रीय सभा थी, उसका और क्या प्रभाव पड़ा। पुरातन सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया, अर्थात राष्ट्रीय सभा ने इन चीज़ों में भी अपना प्रभाव डाला। जो समाजवादी, राजतंत्रात्मक, पुरातन सामंती व्यवस्था थी उसे टोटली समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा का अंत हो गया। स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना की गई। जो क्रांति के विरोधी थे उन सभी को फांसी पर लटका दिया गया, अर्थात राजतंत्र के जो समर्थक थे और क्रांति के विरोधी थे उनका सफाया किया गया। आइए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। नए संविधान बनने के बाद 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, अर्थात गणतंत्र की स्थापना 21 सितंबर 1792 में हो जाती है। आतंक का राज, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो शासनकाल था ये आतंक के राज के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह बहुत कठोर दंड नीति का पालन इसने किया। अपने शासन के दौरान इसने निहायत ही फ्रांस में कठोर नियम कानून का पालन किया, अपने विरोधियों को फांसी पर लटका दिया। उसी के समय में एक विशिष्ट मशीन बनाई गई थी जो 2 खंभों पर एक आरी लगाई गई थी। जो उसके विरोधी थे, जो चाहे वो राजनीतिक विरोधी रहे हो या किसी भी प्रकार के विरोधी रहे हों, उनको उस मशीन में डालकर और सीधे गला काट दिया जाता था। उस मशीन का आविष्कार गिलोटिन ने किया था, इसलिए उस मशीन को गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। तो यह विरोधियों को फांसी देने वाली मशीन के रूप में यह विख्यात थी। इसी समय असेंबली का जो नाम था उसका चेंज किया गया, उसका नाम कन्वेंशन रख दिया गया। अब असेंबली न रहकर कन्वेंशन कहलाई। और इस समय 93 से 94, 1793 से, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लिया जाए, ये 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इसी समय रोबेस्पियर का शासनकाल था। ये जैकोबिन सदस्य, ये जैकोबिन क्लब का ये मेंबर था, सदस्य था, और वह बाद में इसका मुखिया बना और यहाँ पर उसने शासन का कार्य किया। और राजा को, लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 में फांसी पर लटकाया गया और रानी मैरी एंटोइनेट को 16 अक्टूबर 1793 में फांसी पर लटकाया गया। रोबेस्पियर ने इतना ज़्यादा सख्ती और कठोर नीति का अनुपालन किया, जो भी इसके विरोधी थे सबको गिलोटिन पर डालकर उनको फांसी पर लटका देता था या उनको सजा देता, मृत्यु की सजा देता था। इसलिए इसको भी जुलाई 1794 में फांसी पर लटका दिया गया और एक कठोर दंड नीति का समाप्त हो जाती है, उसका खात्मा कर दिया जाता है। साथ ही हम लोग देखते हैं इसके बाद डायरेक्टरी का शासन शुरू हो जाता है। डायरेक्टरी का शासन 1795 से 1799 के बीच में ये डायरेक्टरी के माध्यम से फ्रांस में शासन निर्धारित होता, शासन किया जाता है। इसमें 5 सदस्यीय कार्यपालिका का गठन होता है। ये 5 सदस्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से चुने जाते थे और 3 महीने के लिए ये कार्य करते थे और मुखिया कहलाते थे। इन्होंने पुनः संपत्तिशाली वर्ग को मताधिकार दे दिया और जो कर नहीं देते थे उनको मत से वंचित कर दिया। उनको निष्क्रिय नागरिक, महिलाओं को और जो गरीब या वो कर नहीं देने वाले लोग थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। रोबेस्पियर ने सभी को मताधिकार दे दिया था और इन्होंने डायरेक्टरी के शासन में इस अधिकार को पुनः खत्म करके संपत्तिशाली वर्ग को मताधिकार का प्रयोग करने को दिया गया। इसी बीच, इसी टाइम पीरियड में डायरेक्टरी का कार्य धीरे धीरे इसके कार्य से भी लोग असंतुष्ट होने लगे और उस समय डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन बोनापार्टा सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। उसने मौका पाकर 1799 में डायरेक्टरी को भंग करके और स्वयं वहाँ का शासक बन गया और 1804 में उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। 1799 से 1815 तक उसका शासनकाल था और 1804 में उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया। 1804 में उसने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, अर्थात फ्रांस के लिए कानून का निर्माण किया, जिसमें ढेर सारी चीज़ों को उसने व्यवस्थाएं दी। जैसे निजी संपत्ति को कानून बना दिया, एक समान नाप तौल व्यवस्था की और तमाम राज्यों पर ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया आदि पड़ोसी जो राज्य थे सब पर कब्जा कर लिया और इस कब्जे के परिणाम स्वरूप जो उसके विरोधी राज्य थे उन्होंने उसके खिलाफ 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्टा को पराजित किया गया और उसे अंत में उसको मौत भी दी जाती है। इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्टा
1799 से 1815 तक फ्रांस की राजनीति में उसने कार्य किया। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें दास प्रथा का उन्मूलन 1839 में फ्रांस से दास प्रथा का टोटल उन्मूलन हो गया। महिलाओं का क्या रोल था इस आंदोलन में? महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं, राजनीति में उनको कुछ नहीं मिला। रोबेस्पियर के शासनकाल में उनको मताधिकार दिया गया था, पर इसके बाद नेपोलियन ने पुनः उनके मताधिकार को सीमित कर दिया, अर्थात मताधिकार से वंचित कर दिया, उनको निष्क्रिय नागरिक बना दिया। जो भी निष्क्रिय नागरिक होते थे वो मताधिकार से वंचित हो जाते थे। इसके साथ ही साथ जो महिलाओं को अंतिम रूप से मताधिकार प्राप्त हुआ वो 1946 में प्राप्त हुआ जाकर। शिक्षा और विकासात्मक सुविधाएं उनको दी गई, महिला क्लबों का निर्माण हुआ। इससे लगता है कि महिलाएं उस समय अच्छी स्थिति में थी, पर वो निष्क्रिय नागरिक के रूप में मत देने का अधिकार उनके पास नहीं था। इस प्रकार हम तमाम घटनाओं के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति को भली भांति पढ़ सकते हैं। उसमें हर व्यक्ति के रोल को, चाहे वह नेपोलियन बोनापार्टा हो, चाहे वह रोबेस्पियर हो, चाहे उसके तमाम कारण हो, इन सब कारणों के माध्यम से हम फ्रांसीसी क्रांति को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करें। थैंक यू।